पढ़ेगा के बेरा अगले छोटा पढ़ेगा तू। हाँ 20 के जात कहानी आज पढ़े। कौन सा लेखक परिचय? लेखक परिचय हम लिखवा देंगे। पहले पढ़ा के तब लिखोगे। पहले पढ़। हाँ देखिए क्या हुआ था ना, कहाँ एडमिशन तुम्हारा? 10th क्लास में ना नवा मुझे हैराज करवा लिया है ना करवाई 10th में ना। नवा में लिखा है मुझे। अभी किस क्लास में हो तुम? 8वां में। अब 9वीं में जाओगे? तो अभी पढ़ोगे किस क्लास के? अभी किस क्लास के पढ़ोगे? तो 10वां के बैच है। तू ही क्या कहला? तो हम कोई तू 10वां में इसीलिए 8वां ना 9वां के सुबह खनी 6 बजे और 9वां पढ़ा जब पढ़ा होगा है तो इसी तरह से मिस कर। हां ठीक है बैठे अगर पढ़े तो कहीं जाला ना नु 6 बजे ना। हम आज निकाल थे हम तू 10वां में बारा ना। हम पढ़ो एडमिशन तार होइबे ना कइला ना। हां तो सोमवार सही हो सुबह में 6 बजे। तो अकेले बाणे गोलू मिठू बने मिठू आवेला। हां कहत रहे और तो छो का आवेला। हां ते हमारा कहत रहे हम निकाल ना वो तू 10वां क्लास में बारा। ठीक है तो सुनो ना, तो इस गेट बंद हो जाए शाम में किताब ले जाइए तब चाहे 8 बजे 9 बजे आ जाइए। ठीक ना तो हम तू 10वां क्लास में बड़ा हम थोड़ा सा भी ध्यान न रहला। कोई दिक्कत ना। हाँ बोलो लिखोगा कि पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं। तो पिंटू सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। ये जो 20 गदत कहानी है, लेखक नली बिलोचन शर्मा इसके लेखक है। हाँ चैप्टर 2 चैप्टर कहानी है। चैप्टर 2 खत्म, चैप्टर 1 खत्म हो गया। चैप्टर 2 जिसमें 26 को चैप्टर है, ये वो चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर दूसरा चालू किए हैं और हमको कितना रह जाएगा? 24 को रह जाएगा। है शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी में जानते हो क्या दिखाया गया है? जो हमारे समाज में है ना वही दिखाया गया है। हाँ इस कहानी में वही दिखाया गया है। कहानी मतलब ये है कि जो आजकल के जितने भी पेरेंट्स है अपने बच्चों का ध्यान नहीं देते हैं, मन बढ़ाते हैं। मन बढ़ाने का मतलब ये हो गया एग्जाम्पल के लिए अगर लड़का कहीं पर गया झगड़ा करके आया तो उसको अपने बच्चों को ही डांटेंगे, चाहे उसके बच्चों को डांटेंगे कि तुम्हारा लड़का मेरे लड़का से काहे लग रहा था। अब बताओ उसका मन ना बढ़ेगा? 100%। इस कहानी में 20 गदत कहानी में अमीरी और गरीबी के बीच का है। कैसे गरीब पे दमनकारी किया जा रहा है, कैसे अमीर का विद्रोह हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि खोखा है, इसका नाम कासू है। इस चैप्टर में उसका नाम का है खोखा का मुख्य कहानी का मुख्य पात्र वही है और एक मदन है। ठीक है ना। खोखा जो है ये अमीर घर का बच्चा है, मदन जो है गरीब घर का बच्चा है। खोखा के घर है जो मदन का पिता है ना काम करने के लिए आते हैं, किरानी के काम करते हैं फैक्ट्री में। ठीक है ना। तो इन दोनों कहानी में कौन सा अमीर है? खोखा है। मदन का है गरीब है। खोखा का दूसरा नाम का है कासू। ठीक है ना। तो क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि जो होता है मदन क्या करता है गेम खेलता है, लौटना चाहता है। तो खोखा जाता है कहता है हम भी लौटना चाहेंगे। तो बोला कि मदन बोला नहीं तुमको नहीं हम खिलाएंगे, तू झगड़ा करता है तुमको नहीं खिलाएंगे। तो ये बोला कि नहीं हम खेलेंगे, खेलबे करेंगे, जबरदस्ती खेलेंगे। बताओ जब तुमको कोई माना कराएगा तुम नहीं खेलेगा और तुम जबरदस्ती खेलेगा तो तुम अच्छा रहेगा? लड़ाई नहीं होगा। लड़ाई कर दिया मतलब कि क्या वो गरीब था इसीलिए तुमने जबरदस्ती किया कि हम भाई हम खेलबे करेंगे, तुम रोक सकता है मेरे को। लड़ाई किया उका किया मार दिया, इसका दांत टूट गया। किसका? मदन मार दिया, दांत टूट गया। किसका? कासू का दांत टूट गया। इससे क्या हुआ ये अमीर के प्रति गरीब में विद्रोह का भावना जाएगा। है ना होता है कि हम भी एथी हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि जो कासू है इसके घर में मेहमान आए हुए होते हैं। ये कहते हैं ना कि जो इनका बच्चा था ना इतना बदमाश था ना उजा के ना एथी खोल दिया। क्या खोल दिया? टायर के हवा। जब टायर का हवा खोल दिया तो जो ये सेठ जी थे, सेठ जी बोले ना कि जो मेरा बच्चा है ना इंजीनियर बनेगा। अब बताओ उसको डांटना चाहिए था कि नहीं? गाड़ी का हवा खोल दिया, मेहमान तुम्हारे घर पर आए हैं तो ये अच्छा बात है? तो आपको मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, इसका मन ना बढ़ेगा? इस कहानी में मैंने वही बात दिखाएगा। ठीक।
उसी तरह से एक और का कहानी होता है हकीकत। जैसे मान लो कि 2 आदमी है, ठीक है ना? तो एक आदमी जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के लिए हटाओ ना, मेरे कहीं तुम देख लो, हम अपना एग्जाम्पल देते हैं। मेरे द्वार पे ना 2 गो रूम है, एक रूम हम सोते हैं, एक रूम में सामान रखा है। तो एक रूम में क्या होता है, उस रूम में ना मतलब कि मूसरी बहुत ज्यादा है। उसमें अपना गाड़ी खड़ा किए थे, उस रूम में गाड़ी खड़ा किए थे ना, तो मूसरी ना गाड़ी के तार काट दी। हमको घाटा लग गया 600-700 रुपया। अब हम परेशान, एक हल्दी काटे 2 हल्दी काट दी। हम परेशान हो गए थे। तो गाड़ी उस घर से निकाल के दूसरे के द्वार पे गाड़ी खड़ा करते हैं, घर में, दूसरे घर में। तो मेरे घर वाला क्या कर रहा है, उसमें ताला मार के लेके चाबी भाग जा रहा है। उसका क्या नाम ये कि रूम मेरा है? और जबकि हम कुछ और सोच के जा रहे हैं। हम कहा जा रहे हैं कि भाई साहब कि गाड़ी मेरा मुझ काट रहे तो खराब हो जाएगा, ऐसा सोचा कि मतलब मेरे डरे गाड़ी हटा दे यहाँ से। अब बताओ, तो होता कुछ और है, सोचता कुछ और है। इसीलिए जवाब देना चाहिए समय के अनुसार। चुप रहोगे ना तो उसका मन बढ़ जाएगा। समझ गया? ये कहानी है। तो खोखा जो है, अगर मदन उस दिन नहीं पीटता खोखा को, तो खोखा का मन बढ़ जाता है। कासू का मन बढ़ता है कि ना, फिर कहीं हो जाकर उसको डिस्टर्ब करता है, मार के उसका दांत तोड़ दिया, बस वो दिमाग उसका होश में आ गया। इसीलिए हमेशा जब तुमको लगे कि गलत हो रहा है तो वहां विद्रोह करो, दूसरे लिए मत, वो अपने आप के लिए करो। गलती तो बात ये है। तो चैप्टर हमारा नलीम बिलोचन शर्मा, कहानी के दांत 20 के दांत, ठीक है ना? कह रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सेन साहब है, ठीक है ना? कहानी में लेखक परिचय ना लिखवाए, खुद दे देंगे लिखवा के, ठीक है ना? लेखक परिचय का अगर लेखक परिचय अभी पढ़ाएंगे ना तो एथी हो जाएगा, बेरा बीत जाएगा। अच्छा, लेखक परिचय में एथी है, और इसमें लेखक बताना ही क्या है, लेखक परिचय बता दे। देखो लेखक परिचय देखते हैं। कह रहा है कि नलीम बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में होता है। कहाँ पर होता है? 18 फरवरी 1916 में। कहाँ पर होता है? तो पाटना में, ठीक है ना? पाटना में एक जगह है बदरघाट, वहीं पर हुआ था। तो लेखक का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 में, पाटना में हुआ था। जगह का है बदरघाट। कोई सर? वे जन्मजाता भोजपुरी भाषी थे। ये क्या थे? जब भाई साहब जो बिहार में जन्मा तो भोजपुरी न बोलेगा, तो ये जन्म से ही क्या है, भोजपुरी भाषी थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महापोध्याय पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनके पिताजी का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा। ये जो थे ना पंडित राम अवतार शर्मा, दर्शन और संस्कृत में इनको बहुत ज्यादा ज्ञान था, नॉलेज था, ठीक है ना? किनको? पंडित राम अवतार शर्मा को, यानी नलीम बिलोचन शर्मा के पिताजी को। समझ गया? माता का नाम रत्नावती शर्मा था। इनके माता का नाम था रत्नावती शर्मा। उनके व्यक्तिगत निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। यानी जैसा पिता रहेगा वैसा पुत्र बनेगा, 100%, में कोई शक नहीं। अगर तुम्हारा पिता साधु है तो बच्चा भी साधु बनेगा, पिता चोर है तो बेटा भी चोरे बनेगा। उनकी स्कूल की पढ़ाई पाटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी, और पाटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी एमए किया था। उनका पढ़ाई का सब पाटना विश्वविद्यालय, और ग्रेजुएशन का किए थे संस्कृत से एमए किए थे, हिंदी से और संस्कृत से एमए किए थे, ठीक है ना? वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज यानी आरा, एचडी कॉलेज, जैन कॉलेज ना, जैन कॉलेज आरा है ना, ये उसमें का थे आरा में। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पाटना विश्वविद्यालय अध्यापक रहे। ये जैन कॉलेज में टीचर थे, क्या थे? टीचर। फिर यहाँ से ट्रांसफरिंग हुआ, कहाँ पर हो गया? तो ये चले गए थे रांची, चले गए थे। कहाँ चले गए थे? रांची। उसके बाद से कहाँ चले गए थे? पाटना विश्वविद्यालय में चले गए थे। पाटना विश्वविद्यालय में, पाटना यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी को हिंदी में विश्वविद्यालय कहते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले ये कहाँ पर गए थे? जैन कॉलेज। उसके बाद कहाँ गए थे? रांची। उसके बाद कहाँ गए थे? पाटना, पाटना, पाटना टीचर बन, हाँ हाँ हाँ, वही टीचर बन गए थे। 1959 में वे पाटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए, और मृत्युपरांत 12 सितंबर 1961 में इस पद पर बने। ये 1959 में, कब? 1959 में क्या बने थे? पाटना विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के टीचर बने थे, अध्यक्ष बने थे, ठीक है ना? उसके बाद से इनका जब तक मृत्यु नहीं हुआ तब तक ये उसी पे थे, पद पे थे, ठीक है? मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 को। हाँ, जन्म कब हुआ था? फरवरी 18 फरवरी 1916 को। हाँ, तो 16 में जन्म हुआ था, 61 में मृत्यु है। तो क्यों?
ये इस पद पर ये नहीं लिया कहाँ पर हुआ था। हिंदी कविता में प्रबंधवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। दृष्टिकोण, साहित्य के इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास में विशेष प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ विश्वनाथ और शस्त्र, ये सब क्या है, कहानियां है, ये सब लिखे हैं। हाँ, हम लिखवा देंगे प्रमुख रचना और इनकी जो कहानी है वो लिखे थे। उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में श्रम जनजाति पर हम लिखवाए थे, ऐसा लिखा परिचय में तू ना गोलू को लिखा था तूने था। कहा था संग्रह केसरी कुमार तथा नरेश के साथ कवि नकेन के प्रबंध, नकेन 2 सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद, ये समय ग्रंथ सब, ये सब क्या ग्रंथ है। ये हमारा लेखक परिचय खत्म हो, ठीक है ना। लेखक परिचय दूसरे को सवाल पूछता है। लेखक परिचय, लेखक का माता का नाम, पिता का नाम, लेखक का जन्म, लेखक की मृत्यु और लेखक किस कहानी को लिखे थे, ये सब पूछता है और कुछ नहीं पूछता है, ठीक है ना। क्या पूछता है, लेखक का नाम, लेखक के पिता का नाम, लेखक के माता का नाम, लेखक का जन्म कब हुआ था, कहानी है। हाँ और दूसरा बात, बोर्ड की एग्जाम में ना हिंदी में से है, इंग्लिश में से 10 नंबर फिक्स है, कोई नहीं काट सकता। लेखक का नाम पूछेगा, जैसे मान लो शरम जनजाति पता है, लेखक का नाम क्या है, 20 की कहानी के लेखक का नाम क्या है, नलिन शर्मा, ऐसे पूछेगा। 26 को है लेखक का नाम, 26 में से हमको 10 याद करना, यही आता है, समझ गया। ठीक, तो हम वैसे पढ़ेंगे ना कि हाँ याद रहेगा थोड़ा सा, ये 10th क्लास ये वैसे हुआ था। जिस तरह से हम 12th क्लास को नहीं भूलते हैं उतना मजा से कि हम बता ना सकते हैं। 12th का जब हम एग्जाम दे रहे, हम जब एग्जाम दे के आए थे तो हम काफी भी लिखे थे, मेरा हिस्ट्री में 44 का सही हुआ, लंगसन में उतना ही सही होता था। उतना नंबर जितना बनाया था कि मेरा इतना नंबर आएगा, उतना ही नंबर आइबे किया है। हम क्या हुआ था, मेरे गाँव में एक अंडा बेचता है गोलू, अंडा बेचता है ना, तो उसके पास हम गए थे, बोला कि हमको पेपर दो, तो उसको हम पेपर गए थे, उसमें से जियोग्राफी का भी पेपर हम दे दिए उसको। जब काल भी उसको पेपर देने जा रहे थे हम, मतलब पेपर में पैसा कोच थी पेपर, तब बोला लो इस पे बेच देना, पेपर है क्या करेगा, तो किताब फाड़ेगा, नया किताब फाड़ रहा था लो। तो उसमें से हम देखे ना तो हमको याद पड़ गया, तो अपना 10th क्लास के 12th क्लास के इतिहास, भूगोल का था ना, तो भूगोल तो हम पढ़े दे दिए थे, इतिहास, राजनीति शास्त्र, हिंदी और इंग्लिश का लिखे थे कि देखो हम इतना याद, मतलब कि मेरा करेक्ट आंसर सही होगा, 40 सही होगा हुआ था। वो रखे याद के लिए, उसको नहीं हम कहीं रखेंगे, कुछ चीजें याद होता है। तब पढ़ाई को वैसे करो ना कि मजा आ जाएगा, कि 10वीं क्लास तुमको याद हो जाना चाहिए, तो भाई हम वैसे पढ़े थे, ठीक है ना। कुछ करना है एकदम बहुत बहुत आसान है, 10वीं क्लास बहुत आसानी से पास करोगे, मजा से पास करोगे, एंजॉय करते हुए पास करोगे। अभी से पढ़ोगे तब पास करोगे, नहीं सोचते कभी तुम छोड़ दोगे जाके जनवरी फरवरी में पढ़ने, तो इससे परेशानी होगा। लेखक परिचय हमारा खत्म हो गया, ठीक है ना। हम लोग मेन कहानी में आते हैं। 20 के साथ सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी थी, ठीक है ना। काली चमकती हुई स्टीम इंजन, जैसे कोयल घोंसले में कब उड़ जाए। यानी सेन साहब की जो कार थी ना, उसका रंग कैसा था, काला था। सवाल पूछता है कैसा रंग था, काला था। सेन साहब को देखो तुम्हारे सामने निकाले, सवाल कैसे पूछता है। देखो कैसे सवाल पूछा है, सेन साहब की गाड़ी का रंग क्या था, रुक जाओ। थोड़ा खोजना पड़ता है। हाँ हाँ देखो सवाल पूछा ना, सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है। ऑप्शन ए काला, बी नीला, सी उजला, डी हरा, ठीक है ना। सवाल ऐसे पूछता है, ठीक है ना। तो और वो कितना हजार की थी, उनका 7,500 की थी, यो सवाल पूछा है। देखो सेन साहब के नई मोटर कार कितने की थी। ऑप्शन ए 7,500, बी 7,500, डी 6,500, सी 6,500, डी 5,500, कितना की थी, 7,500। वैसे सवाल पूछता है, 7.5, 7.5, ठीक है ना। तो दो प्रश्न तुमको याद हो गया,
इनकी गाड़ी जो इनकी गाड़ी थी, गाड़ी का रंग कैसा था? काला था। और गाड़ी का दाम कितना था? 7,500। ठीक है ना। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो, कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की समाहत ही समझो। मेम साहब की सख्त ताकीद थी कि खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकने ना पाए। गाड़ी को इतना ये साफ सुथरा रखते थे ना, अगर गाड़ी पे कोई दाग, अगर गाड़ी को ये इतना साफ रखते थे कि तुम जाके देखोगे उसमें मुंह, तो तुम्हारा मुंह दिखेगा, समझ में गया? ब्लैक कलर में दिखबे करता है और धो दोगे तो। दूसरा बात, अगर इनके गाड़ी पे थोड़ा सा दबा लग जाता ना, धागा ऐसे दाग दाग, तो ये समझो कि जो उस गाड़ी को धोता था, जो ड्राइवर था, उसको ये धो देते थे बढ़िया से। दाग कैसे लग गया, ये इतने अपने गाड़ी से प्यार करते थे। और जो इनकी पत्नी थी ना सेठानी, वो बोल दी थी कि खोखा खोखी ये गाड़ी के अगल बगल नहीं भटकना चाहिए। क्या इसको पता था? हाँ, खोखा। अच्छा, ये खोखा था नाम इसका, कासू नाम था, तो खोखा बोलता था। खोखा खोखी ना होता, आदमी बोलता है कि उसको मत चलो ढूंढने देना। तो बोल दी कि गाड़ी के अगल बगल इसको मत घूमने देना, तो ये पक्का कुछ ना कुछ खरोच मार देगा। लड़कियां को 5 बड़ी मुश्किल, लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील है, 5 5 ठहरी और सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जगती मूर्त ही है। ये कहते हैं ना कि जो लड़कियां है ना 5 में ना, आरती, रजनी, शेफाली, आरती, सब जो 5 लड़की है, सीमा, रजनी, आरती, शेफाली, ये 5 लड़कियां है, कहती है ना मेरी लड़की जो है ना बहुत अच्छी है। ये मूर्त है, क्या है? मूर्त है, एकदम संस्कारी, सुसंस्कृत। मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या नहीं करना चाहिए इसकी ऐसी उन्हें तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, और उनके माता पिता इस बात पर गर्व है। जो सेठ और सेठानी थी, उन ये तो नहीं पता है लेखक को क्या क्या सिखाए थे, लेकिन ये पता था लेखक को, मतलब कि ये क्या नहीं करना ये पता है तुमको। जैसे मानो होता है ना कि लड़की है तो तुमको ये काम नहीं करना है, तुम्हारा कुछ एथी है, लिमिट है, इस लिमिट के बाद मत जाना। राजस्थान में ऐसी लगा दिया गया ना कि जो लड़की 15 साल से कम होगी ना, वो मोबाइल नहीं छुएगी। हाँ वही, वो मोबाइल नहीं छुएगी, सोच लो। मोबाइल छुएगी तो अगर खूब एथी हो गया, तो बस पढ़ाई के लिए लेगी, पढ़ाई करने के लिए लेगी, फिर धो देगी मोबाइल, यानी मोबाइल नहीं छुएगी। राजस्थान में तो ये मतलब कि सेठ और सेठानी जो ये बोले थे ना कि लड़कियां ना, ये अपने बच्चों को खूब छूट देते थे। क्या करते थे? बहुत छूट देते थे, लेकिन लड़कियों को नहीं देते थे। ठीक है ना। ये बोलते लड़कियां जो ना मूर्त होती है, क्या होती है? मूर्त। इसको 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 ये ज्यादा नहीं बोले, वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं, वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है। लड़कियां क्या करती है? कहीं घूमती भी ना है, न जाती भी ना है, बस वो अपने घर में ही शाम के समय थोड़ा सा टहल लेती है, खेल लेती है, क्योंकि बताया गया है कि ये क्या है, खेलना हमारे शरीर के लिए क्या है, स्वास्थ्य है, क्या है, कुछ ये बदमाशी नहीं करती है। ठीक है ना। इनकी 5 लड़कियां, वे ऐसी मुस्कुराहट अपने ओठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तलिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिखिला कर किलारी मारते हुए कभी सुना नहीं। हमेशा मुस्कुराती रहती थी लड़कियां जो थी ना। अब कौन ऐसी लड़की होती है ना जो एकदम चिल्ला के हंसती है, पास में क्या, बहुत चिल्ला के हंसती है कौन लड़की, और कौन लड़की होती है एकदम गते से स्माइल देगी। तो अगर जो लड़की खूब चिल्ला के हंसती है ना तो अच्छा ना लगता है, लगता है। कौन और लड़की चाहे औरत खूब जोर जैसे हम लोग हंसते हाँ हाँ, वैसे लड़के तो बहुत खराब लगते हैं। सेन परिवार के मुलाकाती रसक के साथ अपने शरारती बच्चे से झिक कर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां है। अब फूले का गमला तोड़ने के लिए बनाया तो तुम लोग हमारे घर में कुछ भी ना हो रह सकता है। जो जहां तक सेन परिवार की लड़कियां का सवाल है, उनसे मोटर की चमक धमक को कोई खास खतरा नहीं था। प्रश्न पूछ देगा कि मोटर की चमक धमक की खास खतरा किन से नहीं था? ऑप्शन ए खोखा, बी लड़कियों से, सी दूसरे और से। हाँ, कैसे कंफर्म मालूम था कि हाँ, वो मतलब कुछ तोड़-फाड़ नहीं करती, लेकिन कासू जो था ये बदमाश था थोड़ा-सा। क्या था? बदमाश था। तो मोटर कार यानी गाड़ी को किसी से खतरा होता था, किससे खतरा होता था? कासू से। किसी से खतरा नहीं होता था? लड़कियों से। लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। खोखा सबसे छोटा है, 5 लड़की हुई तब जाके वो लड़का हुआ। तो भाई साहब प्यार तो इसको बाप को दिखाई भी करेगा। ये वो तो लड़का हो ना रहा था, लड़का कैसे कैसे हो गया, वो ना बुढ़ापे का तारा है आँख का।
तो भाई तो रहबे करेगा। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सच में बुढ़ापे बूढ़े नहीं लगते। लेकिन मानने लगे की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों के बाकी ना रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था, वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खास खतरा हो सकता तो खोखा का जन्म उस समय पे हुआ था जब समझो कि कोई उम्मीद ना था। अब जैसे एगो उम्र होता है कि इसके उम्र बाद ना इंसान आप बच्चा वच्चा पैदा नहीं कर सकता है, होता है उम्र। तो ये उस उम्र में होता है, किसी को उम्मीद ना था कि मतलब बच्चा भी हो सकता है इसका, तो उस उम्र में इसका जन्म होता है। यानी समझ लो तो 35-36 साल की उम्र में इसका होता है, खोखा का जन्म होता है। तो भाई साहब प्यार तो रहबे करेगा इसका अपने पिता का। दूसरा बात, जब तो ये अगर मोटर गाड़ी को किसी से खतरा हो सकता था, किससे खतरा था? कासू से, यानी उसका खोखा। बात ऐसी थी कि सीमा, देखो उनके लड़कियों का नाम था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ये का थी 5 लड़कियां थी, सीमा, रजनी, आरती, आलो, शेफाली। सीमा, रजनी, आरती, आलो, शेफाली, ठीक है ना। ये 5 लड़कियां थी। उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरफ की शिक्षा थी और खोखा के लिए अलग दूसरे, ठीक है ना। इन सबके लिए कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा था, उसे तो इंजीनियर होना है। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्लती स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। अच्छा, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया? हाँ, बात यह है कि खोखा के दुर्लत स्वभाव के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, ठीक है ना, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए बीच का अभाव होने का चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदर्शी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेन करेंगे क्या कर रहे हैं। यानी जब समाज में किसी का पेरेंट जब बैठता है ना 5-6 10 वो, तो आपस में ना तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, क्या करेगा, क्या ना कर रहा है, तो सब बात करता है। उसी तरह से ये सब बैठ रहा है, तो ये सेठ बोले कि हम अपने लड़कों को अपने तरीके से ट्रेंड करेंगे, ठीक है ना। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। खोखा को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं सेठ जी, ठीक है ना। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं कि खोखा 5 साल का हो रहा है। खोखा का उम्र कितना है? 5 साल। लोग कहते हैं कि उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री तो 1 घंटे के लिए आकर उसके हाथ कुछ छोक पीट करे। लोग कहते हैं ना कि तुम इसको पढ़ने के लिए किंडर स्कूल भेज दो, जो बच्चा का स्कूल है वहां भेज दो पढ़ने के लिए। तो ये कहते हैं नहीं, हम सोचे ना जो मेरा कारखाना है ना, बढ़ई आके 1 घंटा इसको कुछ ना कुछ सिखाते रहे, ठीक है ना। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वास्तविक हो जाएगी। हिंदुस्तान लोग यही नहीं समझते। यानी कहने का मतलब ये है कि ये सेठ सोच रहा है ना कि मेरा बिजनेस है तो कौन संभालेगा बाद में, इसको अभी से ट्रेन करो। क्या करोगे स्कूल भेज के पढ़ा के, इस सब में इसको अभी से बताओ। जब ये उम्र का होगा ना तो ये क्या करेगा, बिजनेस संभाल लेगा, ठीक है ना। एक दिन का वाक़या है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठकर गपशप कर रहे थे। उनमें सेन साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीसी थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। सेठ जी के दोस्त आए थे, गेस्ट रूम में बैठे थे और दोस्त के साथ एक पत्रकार था, उसका भी बच्चा आया था, ठीक है ना। जो बच्चा बैठा था उस रूम में, तो जो खोखा से अच्छा था, समझदार दिखने में लग रहा था, मतलब बदमाशी नहीं कर रहा था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब ने पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनने जा रहा हूँ। क्या हुआ, जैसे मान लो कि एगो ना होता है कि जैसे लड़का बैठा है तो कुछ देगा छोट बच्चा, रे बड़ा आपका बच्चा होनहार है और स्कूल जाता है ना, है तो तले ये बोले ना, सोचे कि पत्रकार महोदय की कुछ हम बोले, तले वो बोल दिए, सर जी हम तो अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे। यानी इसके बोलने से पहले बोले हम अपने बच्चे बनाएंगे इंजीनियर बनाएंगे।
कहने का मतलब ये है कि मेरे बच्चे के सामने तुम इसकी बात मत करो, यानी मेरा बच्चा सबसे अच्छा है। और वे ही बातें दुरा कर थकते रहे थे। पत्रकार महोदय क्या कहते हैं, चुपचाप मुस्कुराते रहते हैं। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चों के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसे काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रसन्न व्यंग के हेड करा गए। ये पत्रकार मुझे से पूछा गया क्या बनेंगे, तो ये बोला ना, हम तो सोचते हैं कि मेरा बच्चा जो है ना जेंटलमैन बनेगा। कौन बोला? पत्रकार महोदय। लेकिन जो भी बने इसका मर्जी बड़ा होकर ही समझेगा करेंगे। जो जो सेन साहब थे वो मतलब वो ना होता है कि ऐठ के ना होता है कि गुस्सा के ऐसे कह रहा है, ये ना होता है एटीट्यूड में, मतलब कुछ बोलेगा ना लेकिन कहना बहुत कुछ चाह रहा था, ठीक है ना। अब जब वहीं पर सेठ जो है अपने बच्चों को ऐसे कर रहा है कि हम अपने बच्चों की ही बनाएंगे, हई बनाएंगे। वहीं पर एक आदमी अपने बच्चों को करेगा, इसका मन जो करेगा वो बनेगा। पास में गया, यानी मान लो कि हमको पढ़ाने का मन है तो तुम कहते हो कि तुम नौकरी करो, हमको नौकरी करो, तुम कहते हो पढ़ाई करो, पढ़ा रहे हो तो अच्छा लगेगा? तो भाई उसका अपना आजादी है, कर दो उसको। तो पत्रकार मुझे ये तो कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को छोड़ देंगे, उसको जो मन करे करने करेगा। सेठ कहते हैं नहीं, हम अपने बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, मेरे मन से करेगा। इससे क्या होता है ना कि अब इस लड़का परेशान हो जाएगा। अब लड़के को मान लो जो विषय मजा ना रहा है तुम वही कहो, और तुम उसे कहो भैया मैथ पढ़ाओ, हम मैथ पढ़ाएंगे मजा आएगा, हमको दिमाग नहीं खराब होगा, परेशान होकर भाग जाएंगे। आपको आर्ट्स पढ़ाओ तो मजा से पढ़ाएंगे, तो जिधर मजा आता है उधर जाओ। तो तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठे, तो उनके मित्रों ने भी जाने जाने की इच्छा प्रकट की और उनके पास साथ बाहर है। तो बाहर कुछ हल्ला हुआ, ठीक है ना। सेन साहब उठे, बोले कहा हुआ बाहर चलो भाई। तो जो दोस्त साथ में बैठा रहेगा तो उठ के जाए तो ना जाएगा तुम सब भी, तो जो साथ में पेरेंट्स बैठे थे वो भी उठ के चल दिए कहा हुआ बाहर देखने के लिए। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5 साल का बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपक रहा था। वहां पर बाहर में ना एक औरत थी और उसके साथ एक बच्चा थी, ठीक है ना। तो ये जो खोखा था ये भाई साहब जा रहा था उसे लड़ाई करने के लिए, ठीक है ना। तो औरत बार बार रोक रही है, लड़ाई मत करो। पसंद है क्या? सेन साहब को देखो औरत शर्मा गई, सेन साहब को देखो औरत चुप हो गई। औरत समय में लाजे हो गई, किनारे खड़ा हो गई। अब तो भाई साहब मान लो कि दो लड़का लड़ रहा है तो औरत आके बचाएगी ना, तो मान लो कोनो आदमी है तो ना देखो औरत चुप हो जाती है, उसी तरीका हो गया, चुप हो गए। सुफर ने साहब की ओर बढ़कर आदम के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, तो मैं उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। यानी कहने का मतलब ये कि जो वहां पर था जो बाहर में था ना वो नौकर था, किसका था? गाड़ी के ड्राइवर था। तो जो जो था ना लड़का, जो औरतिया थी वो क्या कह रही थी, भाई साहब गाड़ी के जो लड़का था ना गाड़ी को छू रहा था, तो माने कि गाड़ी मत छू, कहा सेठ जी का मतलब फेवरेट है, बताया था कि इस गाड़ी का वो कोई भटकना चाहिए, इसको खोदना चाहिए। तो गाड़ी वाला मना कर रहा था कि भाई साहब ड्राइवर की गाड़ी मत छू, तो लड़का बार बार छू रहा था, दो को ज्यादा छूने के लिए। तो औरतें उसे पहुंच, हाँ मत जाओ। इसे सुनकर हाला वो बाहर आए थे, ठीक है ना। तो बोले क्या बात है, तो बताया कि ऐसा बात है, हम मना करे इसको, बार बार लड़का आ रहा है गाड़ी छू रहा है। अब उसकी माँ भी आकर खामर खा मुंह से उलझ रही है, और उसकी माँ भी बोली उससे ड्राइवर से झगड़ा कर रही थी, ठीक है ना। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे ओठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े शांता पर कठोर स्वयं में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ, मैं ले जाओ और देखना वो फिर ऐसी हरकत ना करे, ठीक है ना। तो मदन था, कौन था? मदन था। तो मदन की देखी ना, जो मदन की माँ कुछ बोलना चाहती थी लेकिन नहीं बोली, देखी कि सेठ जी कुछ बोली ना रहे, तो हम काहे के बोले, तो चुप हो गई। सेठ बोला ना कि देखो उसको बगल में आदमी था ना, तो कैसे वो खिसियाएगा। तो सेठ बोला, देखो मदन की माँ, इसको तुम ले जाओ और देखना कि दोबारा ऐसा गलती ना करे, ठीक ना। कह रहा है कि माँ अपने बच्चों के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई, ठीक है ना। माँ गुस्सा में चली गई वहां से। ड्राइवर ने शायद शायद ढकेल ढकेल दिया था और वह गिर पड़ा था। क्या किया था ड्राइवर? क्या किया था? उसको ढकेल दिया था, किसको? मदन को। और भाई मतारी है तो परेशान हो ही जाएगी। अब वो सेठ जी को देख के कुछ नहीं बोली थी, ना तो उसको बोलती काहे ढकेल दिया तुम बच्चा को,
ठीक है ना। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई, ठीक है ना। तो ये बोला गया ऐसे ही, जिस मान लो कि जो सेठ है उसके घर में कौन काम करता है, मदन के पिता। तो मदन के पिता से घर में नौकर हुआ ना, अथी हुआ ना काम करने वाला, तो बोल दिया कि भाई साहब मालिकी का ना अथी है, ढकेल जगह हो गया, अपन है ना घर काम करता है, क्यों ना होता है, मान लो मालिक का बच्चा है, कुछ गलती करे तो माफ कर दो, मालिक का बच्चा है। ये सोच रहा है भाई साहब मालिक के यहाँ काम करता है तुम्हारा पिता, ड्राइवर ढकेले दिया तो क्या दिक्कत किया, चलो होता है उतना। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके। सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियां में उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले गए। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे, और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया। सेन साहब ने मित्र को संबोधित करते हुए कहा, देखिए देखिए देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गए। कासू मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, इसके कल पूजों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। जो कासू था क्या किया ना, ढेला लेके जो गाड़ी है ना उसका पीछे का इंडिकेटर जो होता है ना उसको तोड़ दिया। क्या किया, तोड़ दिया। तो सेन साहब गोदी में उठा लिया अपने बच्चों को, खोखा को, बोले कि कितना शरारती बच्चा हो गया, उसको प्यार से डांट रहे थे हैं। और बोले अपने दोस्त देखा है, ये इतना शरारती बच्चा हो गया है कि इसको अभी से दिलचस्पी है गाड़ी में जानने के लिए, कि गाड़ी के देखना चाहते गाड़ी के शीशा के अंदर क्या है। बस में क्या कोई से बात को छिपा रहा है। और वहीं पर मदन जो था भाई साहब उसको गाड़ी को टच करने जा रहा था, तो उसको जो उसका ड्राइवर था ढकेल दिया है। आई क्या किया भाई साहब, गाड़ी का शीशा फोड़ दिया। अब बताओ, जो टच करने जा रहा था वो गरीब था, हाँ ये अमीर है इसीलिए इसको कोई नहीं बोला, इसका बाप अमीर है तो फुसला लिया। अगर रहता मदन, अगर शीशा फोड़ दिया होता तो क्या होता उसका मदन खाल, सोच लो। खाली जो गाड़ी बेचारा छू रहा था तो ढकेल दिया ड्राइवर, और शीशा फोड़ दिया तो उसका क्या हाल करता है। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते तो भी कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले जगह पर गई। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ हिचकाते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो, और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ कुर्सियां लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। जो उसका मित्र आए थे घर पे, ये बोले कि शीशा तो फूट गया गाड़ी के, और बोले भाई हम जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही चलने दिए गाड़ी में जब बैठा तो देखा जो उसका आगे का चक्का है ना पंचर है। तो सेठ आगे बढ़ गया था, देखा ना, अरे पंचर हो गया आपका चक्का, और लगता है कि इसे खोल दिया है, शायद ये का है, मतलब कि खोल दिया है, इंजीनियर बनना चाहता है का, खोल दिया है। तो बोले ठीक है, देखो तो चारों चक्का चेक करो। तो उसके ड्राइवर से नौकर से बोले चेक किया, अगर देखो हवा जिसमें कम है ना भर दो हवा, ठीक है ना। तब तक यहाँ पर कुर्सी लाइन से लगा दो, हम लोग इजे बैठेंगे, तब तक तुम हवा भरो। और समझ गया हम कहना क्या चाहते हैं। वहीं पर वो बैठना चाहता है और वहीं पर हाँ मतलब कुर्सी लाइन से लगा दो, हम लोग इजे बैठते हैं, तब तक तुम हवा भरो हैं। ड्राइवर ने एक कार का चाका लाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की हवा निकाली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। सोफर कौन था, गाड़ी का ड्राइवर था, ठीक है ना, उसके घर में था। बोला ना कि भाई साहब अगला चक्का तो हम बदल दिए, ये ठीक कर दिए, तो देखो पिछले चक्का पंचर है। सोफर बोला कि काम तो कासू बाबू का ही है, काशी वो इधर ही खेल रहे थे, ठीक है ना, यानी पंचर ये किएगा। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वो अपने पैर पत्रकार अपने और वो अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चले बने। पत्रकार महोदय और एक थे जिसका नाम था सकुशल, ये सब चल दिए, वहां से निकल गए, ठीक है ना। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें कर रहे थे। सेन साहब और मिस्टर सिंह, ठीक है ना, सिंह लॉन, कौन, सिंह लॉन, ये दो आदमी थे, कुर्सी बैठ के बात कर रहे थे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत
जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। कह रहे सेन साहब मिस्टर सीसी से, देखिए कासू को पता था हवा कैसे निकलता है, ठीक है ना, उसको पता था और ये क्या किया ना, जब हम लोग नहीं थे तो जाके हवा निकाल दिया। ठीक, 5 साल का बच्चा था, उसको बताया गया देखो ऐसे हवा निकलता है गाड़ी बनाने के लिए, खोल दे रहा था उसका, उसको पता है क्या होता है। उनका अपना ख्याल था, उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। ये सोच रहे हैं कि भाई साहब मेरा बच्चा बार बार हवा खोल दे रहा है, शायद इंजीनियर नहीं बनना चाहता है, बड़ाई कर रहे हैं सेन साहब अपने बच्चे का। इसी तरह की दूसरी मतलब की बातें होती रही जब तक कि चौकों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सी रुक नहीं हो गए। यानी बात ऐसी चलता रहा जब तक कि चाका नहीं भर गया और मिस्टर वहां से चले नहीं गए। सेन साहब अंदर लौटे तो ब्यारा को भदन के पिता गिरधरलाल यानी मदन के पिता गिरधरलाल को उनकी फैक्ट्री में किरानी था और आते ही एक काने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधरलाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब ने ठंडी बेलास आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है, मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वो अलग, माना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपट कर रहा। कह रहे हैं जो गिरधरलाल था, मदन के पिता का नाम था गिरधरलाल, क्या नाम था? गिरधरलाल। सेन साहब के फैक्ट्री में काम करता था, ठीक है ना, उसके फैक्ट्री में काम करता था। तो ये बोले ना, जब सब हित नेता चला गया घर से तब बोले ना, कौन बोला? सेन साहब कि सुनो उससे कि जाओ उसको गिरधर को बुलाओ। आया गिरधर, आके उसके सामने चुपचाप खड़ा हो गया से मुड़ी नीचे करके, ठीक है ना। ये ठंडी आवाज में बोला, कौन? सेन साहब। देखो गिरधर, तुम्हारा बच्चा ऐसे ऐसे मतलब कार को गंदा कर रहा था और माना किया ड्राइवर तो ड्राइवर को मार रहा था, अब मेरे सामने भी ईंट की बात कर रहा था, ठीक है ना। मैं तुम दोनों के भला के लिए बात कर रहा हूँ। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और बदमाश बनते हैं, ठीक है ना। क्या कहा? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चाकू चोर और डाकू बनते हैं, क्या कहा? सेन साहब का, ठीक है ना। ये सवाल पूछता है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर क्या बनते हैं? चोर डाकू गुंडे। किसने कहा था? सेन साहब ने। गिरधरलाल कभी कभी जी कह देता है, कभी मुड़ी हिला देता है, वही में सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती थी तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। उस रात गुजरलाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदायक संदार गूंज गया। आराम में खलल पड़ने के कुछ जोगार पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ाई समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की ख्याल उपयोग गिरधर ने ऐसा ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्वामित्व द चाइल्ड। माता सेन की नींद चट उठी। ये बोले कि देखो तुम पढ़े लिखे हो, तुम समझदार हो गिरधर, अपने बच्चों को संभालो, तुम्हारी औरत जो है यानी वही तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ी होगी, ठीक है ना। इसको ठीक से संभाल के रखा करो। कल गिर रही गिरा बैठ खेले में देखो गिर रही ऐसे दोगो नहीं तो ऐसे मुड़ी हिना रही था तब मुड़िए गिर रही फिर पलट गई तो बच्चों छाता पर छिला वो दुखा था ना, बगीचा में खेले नहीं जाए। कभी माता सेन की नींद उचट गई। उन्होंने मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपनी पति के बकबक पर झी आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी झीक मदन पर ही उतारी। यानी कहने का मतलब ये भाई साहब, उसकी माता तो खीस गुस्सा में थी, ठीक है ना, और उसके पति आया ऊपर से वो अपने औरतों को बोलने लगा। अब ये और कहा जाएगी, बोलो औरत किस पे गुस्सा उतारेगी? अपने लड़के पे उतारेगी ना। सेठ जी का गुस्सा गिरधरलाल अपनी पत्नी पे उतारा, अपनी पति का गुस्सा पत्नी किस पे अपने बेटे को उतारी। अब अच्छा बेटा किस पे उतारेगा? तो खोखा का पीटेगा, बहाना खोज के आगे पीटता है। कम वक्त कैसा कौवे का तरह चिल्ला रहा है, भिख मांगा कहीं क्या, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आर्त रुदन तक रुक गया था। खैरियत थी, उसकी शिक्षकीय सेने में सना नहीं पहुंचेगी। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के आते ही बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन पड़ोसी के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस
हंस कौम की जमात में शामिल होने लग गया। अच्छा, हंस कौम की जमात में शामिल होने लग गया, कहने का मतलब ये भाई साहब वहां पर सब गरीब घर का बच्चा लट्टू खेल रहा था है। अभी अमीर घर का बच्चा है वो तो जाएगा वहां पर, तो हो गया हंस कौम की जमात में सफेद, ना तो कौओं के बीच में सफेद जगह आ गया हंस है वैसे। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रूप के साथ मदन से कहा, हमको लड्डू दो, हम भी खेलेंगे। दूसरे लड़कों को कोई खास उम्र में नहीं था, वे खोखा को अपनी जमात में लेने के फायदे में नजर नहीं कर सकते थे। पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उसने छुड़ते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला, अभी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। कहा ना, जैसे वहां पर खेल रहा था कौन, मदन साथ में गांव के लड़कों के साथ खेल रहा था, तो ये घर से अपने महल से निकल आ गया कि हम भी खेलेंगे, तो बोला कि हम भी खेलेंगे लट्टू दो हमको। ना होता है कि अमीर घर का बच्चा है तो ना इतने चढ़ के बोलता है हम भी खेलेंगे दो हमको, ऐसे तो परिवार से ऐसे हुआ है, घर में किसी को डांट के बोल देता था, ठीक है ना। तो बोला ना, अब भाई साहब अमीर घर का लड़का था और जो उसका दोस्त थे बोला कि कोई चीज को माना कर सकते हैं, ये अमीर घर का लड़का है काम आता है। तो मदन तो खिसियाया था, कैसे कर घर पे गाड़ी हमको छूने नहीं दिया था, बोला अरे हट जा तू अपने बाप की गाड़ी पे जाके बैठ, तू लट्टू नचाएगा, वैसे ही खिसिया के बोल दिया। लीडर कौन था सबका, कौन था, मदन। मदन को गुस्सा बढ़ गया था, गाड़ी छोड़ नहीं दे रहा है लट्टू खेलने के लिए, तो अरे चल चल जा अपने बाप गाड़ी बैठ। कासू तेज में आ गया, कासू का गुस्सा आ गया। वो इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल उसे कोई कुछ कर दे, उसने आवाज देखना तो मदन को गुस्सा हासिल कर दिया। भाई साहब जो लड़का घर में तुम उसको ऐंठ के बोल दोगे मार देगा तुमको, बचपन से तुम उसको बिगाड़ दी हो हती चुकी से उम्र से, तो बाहर जाके ना उसको लड़ेगा। और इसको बोल दिया, इसको बर्दाश्त ना हुआ, अब क्या कर दिया, मदन को एक फाइट मार दिया। कौन मारा पहले, कासू, काशी ना कासू पहले। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कम मारने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा, दूसरे लड़के जरा हट कर इस द्वंद युद्ध का मजा लेने लगे। लेकिन ये लड़ाई हड्डी और मांस की बगल में पिघले और गली में कुत्ते की लड़ाई थी। आते में यही लड़ाई हुई रहती तो काश शेर हो जाता, वहां सो जाता। वहां से तो एक मिनट बाद ही रोता हुआ जान लेकर भागा निकला। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले की जीत होती है। प्रश्न पूछेगा, महल और झोपड़ी वाले का बीच लड़ाई किसकी, अगर महल और झोपड़ी वाले के बीच लड़ाई होती है, जीत किसकी होती है, महल वाले की। कैसे हमेशा लोग अमीरों की बात सुनते हैं। और उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद में ही खिलाफत रहे थे, लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहा, उन्होंने ना तो अपने दुर्मान्य लीडर की मदद की और न ही अपने माता पिता के मालिक के लड़ने की। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहा 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से हसीनता सीधा घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। किसके लिए मार खाना मामूली बात थी, मदन के लिए। प्रश्न पूछेगा किसके लिए मार खाना मामूली बात थी, तो मदन के लिए। देखो लड़ाई कर दिया लट्टू के लिए, लट्टू नहीं दिया, लड़ाई कर दिया वहां पर। अब जो उसका अगल बगल दोस्त था, देखो बच्चों का पता है कि भाई अमीर घर का बच्चा गरीब घर का लड़ाई होता है, अमीर घर का आदमी जीतेगा, कोई दोस्त इसी को देगा, तुम कहा उस लड़ाई किया है। बच्चा फिर जब लड़ाई खत्म हो तो सब चला गया, घर भाग गया है। अब बेचारा 8-9 बजे तक घर जेबे ना किया, तो गोते घर में ढुक गया। मदन डर रहा था जाए घर से पिटाएंगे, इसको पता तो लड़ाई तो हो गया है, और भाई साहब उसे घर में हमारे पापा काम करते हैं, जरूर हमको मारेंगे। डर था, मैं तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा, मां नहीं थी। बगल के होने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने हतीमान के साथ भरपेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़े ताबुज हुआ कि उसके बाबूजी ग्रस्त नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबूजी ने झलक कर कहा, अरे भाई बतलाया तो साहब ने सिर्फ यही कहा कि आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी, उसकी सजा की तजवीज होती रही तो सुनने की कोशिश भी नहीं कर रहा। इसको रात लड़ाई कर दिया, ये इसको भूख लग रहा था, इधर से तो घूम रहा था। देखा कि भाई साहब रात हो रहा है, तो ये क्या किया ना, गया कहाँ पर गया, पहले सबसे पहले एंट्री किया किचन में खाना खा गया।
भूख लगा था, पहले खाना खाया, फिर देखा कि भाई साहब बगल वाले कमरे में कि मतलब पापा मम्मी बात कर रहे हैं कुछ, तो खाना खा लिया। अब बोला नहीं चलो अब सुनते हैं क्या बात कर रहे हैं, डर लग रहा था तो बात कर रहे मम्मी से कुछ सवाल पूछी लेकिन इसको नहीं सुन रहे थे, क्या सवाल पूछिए। तो उसके पापा इतना बोले ना कि ये भाई बोले तो कि सेन साहब बोले भाई कल से तुम मत ना हेलो अपना तनख्वाह आ जाकर ऑफिस से आके ले लेना, ठीक है ना, कल तुम घर छोड़ देना। ये तो उसको सुना दिया, यानी मदन को लगा ना कि मेरे बारे में बात तो हो ना रहा है, चलो आराम से रहते हैं, यानी मेरा बात हो ही ना रहा है, चलो तो डर नहीं रहा है। और वह दबे पांव बरामदे खसी चारपाई की तरफ सोने के लिए चल दिया, तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लगा। लोटे की टन टन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा के उसके साथ थी। मदन चौकर घुमा और मार खाने के तैयार में आज छाती को अपने हाथों में बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, बहुत पीटने पीटने पर रोता भी था मगर बहादुरी के साथ। गिरधर निसहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत खींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया और कि अचानक वह ठीक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथे से उठा लिया। मदन हका बका अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपराही उल्सा और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकर से निकले जाने पर मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। हाँ हाँ हाँ। दरवाजे के पास खड़ा होकर सुन रहा था कि मेरे बारे में तो बात ना हो रहा है। बात किसके बारे में हो रहा था कि भाई साहब हमको नौकरी से निकाल देगा है, तुम जब अपने घर आना, ठीक है ना। तो ये बेचारा लाइन कर था भाई साहब। उस समय तो अंजोर तो था ना, तो गौते सोचा कि जा रहे हैं सोने के लिए जा रहे हैं। रात के 9 बजे गया था घर, सोच लो। सोने जाता है उसका पैर लोटा में लग गया था, टन टन लोटा करेगा तो उसका मम्मी पापा बाहर निकला है। अभी डर गया वो हम पिटाएंगे। ये बेचारा चुपचाप खड़ा हो गया क्या भाई लो पीट लो हमको। तो उसके बाप आया, गोदी में उठा लिया, बोला भाई साहब बहुत शाबाश, तुम अच्छा किए। एक तुम्हारा बाप है जो उसके सामने डरता है और तुम उसको दो को दांत तोड़ दिया। को दांत तोड़ देता है, 2 को दांत तोड़ दिया था, ठीक है ना। इसका बड़ाई करते हैं। हाँ शाबाश बेटा, चैप्टर तार खत्म हो गई। अब तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछी 5 को क्वेश्चन देखो तल बताइबो। कहानी समझ में बढ़िया से नो है। पूछा जब भाई बताओ पूछा। इसमें 45 को क्वेश्चन है। टाइम मिल गया। ऑप्शन देंगे कि ना, मतलब देते रहिए जो नहीं तो ऑप्शन दिया जाए। अच्छा, नलिनी बलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? महल वाले, ठीक। रसक शब्द का अर्थ है बताओ, प्रेम, ईर्ष्या, शब्द, आदर। रसक, हाँ ईर्ष्या। हाँ ईर्ष्या। मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था बताओ। ठीक है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब का। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? क्या खाना मामूली बात है मदन के लिए? मार हाँ। नलिनी बलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष कब चुने गए? कब? हाँ, नलिनी बलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब चुने गए थे? 1959 में। कब बताए हैं? हाँ याद करो, 19 लास्ट में बताया, 1959 में गए थे। फिर वहां से जन कॉलेज हुए रांची, फिर से पटना विश्वविद्यालय, ठीक है ना। तब ना वहां पर इनका मृत्यु हो गया था, इसी पद पे रहे थे। तो मृत्यु इनका 1959 में हुआ, 1959 के बाद में हुआ था। सितंबर में मृत्यु हुआ था। 1961 के बगल हुआ था, 61 के बगल 12 सितंबर 1961। आज जन्म फरवरी में हुआ था। हाँ करेक्ट। नलिनी बलोचन शर्मा की कहानियों में किसका तत्व समृद्ध से उभर कर है? राजनीति का, मनोवैज्ञानिक का, सामाजिक का, इनमें से सभी। ठीक। अंदाजे में ना बोल रहे हो। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, व्यापारी वर्ग। ना मध्य वर्ग। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? ना, तमिल का, भोजपुरी का, बांग्ला का, हिंदी का, बांग्ला का होगा। हाँ। सेन साहब के नई मोटर कार कितने की थी? 7.5। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। सोफर शब्द का अर्थ क्या है?
सभ्यता संबंध निर्माता ड्राइवर। ड्राइवर ड्राइवर ना सोफर, ठीक है ना, ड्राइवर सोफर। सोफर सोफर। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र की कही है? सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर सेन साहब, सोफर। ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर डाकू बदमाश बनते हैं, ये किसने कहा? नलीन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? बोला, मृत्यु कब हुई थी नलीन बिलोचन शर्मा की? 12 सितंबर। मदन मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? माता पिता, सेन साहब, खोखा खोखी। पिता। माता माता पिता से नहीं, एगो माता दिया है, एगो सेन साहब दे, एगो खासा दिया, एगो पीटा दिया है। माता से नहीं, पिता से। मदन मदन जो है ना, वह अपने पिता से कभी प्यार पाया ही नहीं था। लास्ट में इसको प्यार मिला जब उसको दांत तोड़ दिया तब। अगर नहीं मारता ना तो उसको भी शायद प्यार नहीं मिलता। ठीक किया, इसलिए मारा कि देखा कि भाई लड़का को क्या पता है तू अमीर है गरीब है, मार बरियार। जो देखा जाएगा तो मदन तो बरियार था, बस बस बिगड़ गया। अब ये आदमी मतलब लड़ाई करे, अरे सेठ के बेटे, अरे मत लड़ाई करो, कुछ कर देगा। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? पिता के, ठीक है। 20 दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, लेखक कौन है? गिरधरलाल कौन था? गिरधरलाल उनके पिता थे। किसका? मदन के पिता। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? लड़के कैसे थे? उदंड, नासमझ, मूर्ख, सुशील। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। बिजनेसमैन या इंजीनियर? मदन की उम्र क्या थी? बिजनेसमैन या इंजीनियर दोनों रहते। हाँ, तो इसलिए ढुका आके भाई मेरे बच्चों को सिखाओ, कारपेंटर से बोला था। मदन की उम्र क्या थी? मदन की 5 साल। मदन के उसका भी वो नहीं था, खोखा भी वो नहीं था उसका भी। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना था, शरीफ होना चाहता था? कासू कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? हाँ। मदन के कासू के कितने दांत तोड़ दे रहे? गिरधरलाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? सेन साहब किसके व्यंग से हटकर आ गए? किसके व्यंग से हटकर आ गए? व्यंग में सुना है, कहा के बात कर रहा है ये वहां पर ना बोला ना कि भाई साहब बोले ना कि हम अपने बच्चे को तो मतलब कि सोच रहे जेंटलमैन बनाएंगे, या साथ ही इसका मन जो करना जो बनेगा। पत्रकार मध्य बोले थे ना, तो ना पर गुस्सा हो गए थे। ना समझ में कर रहे हैं, जैसे देखो, जो मीटिंग कर रहे थे ना बैठ के ना, आए थे ना सेठ जी के पुत्र सब आए थे ना, पुत्र कर रहे सेठ जी के दोस्त आए थे ना, तो उसमें पत्रकार महोदय आया था ना, पत्रकार महोदय साथ में बच्चा था ना, तो कोई ना देख कहता कि भाई आपका बच्चा होनहार है, इसको क्या बनाइएगा। तो ये ना बोले कि हम तो अपने बच्चों को, हाँ वहाँ पर बच्चे काटे थे कही के ना, तो वहीं पर बोला कि इसका मन जो, पत्रकार बोला कि इसका मन जो कहेगा बनेगा बनेगा, तो ना बोला कि हम अपने बच्चों को यही बनाएंगे। तो कह रहा है कि सेन साहब किसे बैंक से हटकर आ गए थे? पत्रकार महोदय के। मदन किसका पुत्र था? खोखा खोखी का अर्थ है चाचा चाची। तो वो बोला खोखा खोखी का बंगाली भाषा है। हाँ, भाषा है खोखा अर्थ का। हाँ। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले की जीतते हैं, और उसकी हालत में दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? 20 के साथ कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916। ठीक है। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? आरा में, पटना में। पटना कहाँ? बद्रघाट। नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित राम अवतार शर्मा। नलिनी बिलोचन शर्मा के माताजी का नाम क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। दृष्टिकोण किनकी रचना है? ये लेखक थे, ठीक है ना, नलिनी बिलोचन शर्मा के। हम अभी लिखवाए ना सब ना, हाई नहीं लिखवाए हैं ये वाला लेखक का परिचय में, जैसे ये इस जिसे हम ना लिखवाए ना कि जैसे जन्म को बता, मृत्यु को बता, माता पिता का नाम कहता है, किस बुक को लिखे थे, क्या लिखे थे, ये लिखवा देंगे हम, ठीक है ना, अगला भेज देंगे, चाहे ग्रुपों में भेज देंगे, ठीक है ना, लिख लेना वहां से। दृष्टि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? लड़कियां क्या करते थे उसके सेन साहब? माता पिता के। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को काशी से, काशी में खोखा से। खोखा से। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? किसे?
सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? खुद फटा खूब फटकार लगाई मतलब खूब बोले गुस्सा हो गए गिधर लाल को बुला के फैक्ट्री से कि देखो तुम्हारा बच्चा ऐसे हो गया ऐसे करता है। कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? हंस। बोलो ना कि कौवे के बीच में कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन लगा था? हंस लग गया था ना। समझ आया? जब लट्टू नचाने के लिए जब सब लट्टू नचा रहा था तो देखा कौन खोखा अरे लट्टू नचा रहा था हम भी जाना चाहते हैं तना पर बोला लेखक कि कौवे की जमात में हंस शामिल हो गए। इसे वहां पर सब हाँ बोले ना है ना सुने दिया कहानी। देखो वहां पर क्या था ना देखो जैसे लट्टू सब नचा रहा जहां पर था उसे तोड़ दे पूछो देखो लट्टू पर सब नचा रहा था ना वो सब बेचारा गरीब घर का लड़का था ये अमीर था तो ये होता है जिसे कौवे के बीच में ना एक हंस आगे बजाता है तो दिखता ना दूर से ये ऐसे ही मतलब ऐसे ही व्यंग कर बोल दिया गया ऐसे ही बात कर दिया गया मतलब कौवे एक अर्थ ना होता है कि रो कहे तो लकिया खोदा गुला है तो ऐसा ही कौवे की जमात में कौन शामिल हो गया? हंस। ठीक है ना। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया? ये तो बता सकला। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल लिया? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को बदल लिया? याद करा। कर रहा है प्रश्न तो किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया? ऑप्शन ए बेटियों के अनुसार, बी खोखा के अनुसार, सी मदन के अनुसार, डी गिद्धर के अनुसार। प्रश्न सुन ध्यान से। प्रश्न कह रहा है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? ऑप्शन ए बेटियों के अनुसार, बी खोखा के अनुसार, सी मदन के अनुसार, डी गिरधर के अनुसार। खोखा के अनुसार। अपना ये जो इनका जो जो थे ना ये कौन सेठ जी ये अपना विचार ना बदल लिए थे खोए के लिए बदले थे ना किसी के अनुसार। हाँ अभी भाई साहब इसका ये तो 35-36 साल की उम्र बचा हुआ है उसको दुलार तो करवे करेगा। सीमा रजनी आलो सोफाली आरती पांचों किसकी बहनें थी? किसकी बहन? हाँ। खोखा के दांत किसने तोड़ा? सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? 20 के दांत पाठ की विधा क्या है? सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? 20 के दांत शीर्षक पाठ की कहानी संग्रह से लिया गया है। 20 के दांत अन्य कहानी से वार्षिक 20 के दांत अन्य कहानी वाफिफ शब्द का अर्थ क्या है? परिचित। मदन किसका बेटा था? 47 क्वेश्चन था इसको घर पे कभी पढ़े हो 47 क्वेश्चन को? कब पढ़े चैप्टर? मतलब आज पहला में पढ़ो चैप्टर कब पीछे पढ़ोगे ना मतलब आज पहला में पहले अभी तो घरों नहीं पढ़ ले। हाँ मतलब आज पहला में अभी फिलहाल में अभी पता कौन भैया को ले रही स्कूल में लड़के के पास याद कर बस दासा तो पूरा खत्म हो बस हिंदी के पूरा याद कर बस हां 24 सेक्टर आ वर्ल्ड के जन्म वो याद कर हम कोई देखली भैया कॉपी लेके जब जस्ट खेले कॉपी निकाल के वर्ल्ड के वाला लिख ले दूसरा का हम याद कर 3-4 सेक्टर कोई ना खाओ याद हम कुछ कोई ना करे कुछ आवे ना भाग देवे आ तब एक दो चैप्टर वाला नाना को लिखले बारे को बाद कम के बाद खंड के वाला याद कर दे फिर करे लोग अभी हर कोई 30 और हम लिख कर खुद याद सुनो पिंटू तो ई मत देखा कि लइका याद करो सब बात समझ में कौन नहीं तो ई मत सोचे लइका का करो सब याद करो सब। सुनो ध्यान से जब हम 11th क्लास में रही नो 11th क्लास में रही तो हम 12th क्लास के पढ़ते रही तो 12th क्लास के इतिहास हम इतना बढ़िया से याद कर रही नो चैप्टर 2009 से लेकर 2023 तक ठीक है ना इतना अच्छा से हम याद कर रही क्वेश्चन बैंक में कि हम इतना कंफर्म हो गए हई क्वेश्चन गलती बा ना टाइप मिस टाइपिंग हो जाला बुक में तो हम क्वेश्चन करी भाई सही क्वेश्चन का बा गलती बा इतना दूर है याद हो गई हमारा दिमाग भाई हमारे याद हो गया एकदम 6 महीना ना पढ़नी इतिहास बस में गुल काहे ना पढ़नी ये हम तो याद बा पहले ही से हाँ ये हमारे अंदर भरम हो गए लेकिन फिर का कहीं करके डिवीजन मरनी तो ये मत देखा कि लड़का सब याद करके बैठे बस हमें याद नहीं के सब भुला दिए सब पसंद तू कितना पढ़ा था कोई से मतलब नहीं के एग्जाम में तू का लिख लो ही मतलब बा वो जानी हो तुझे आगे पढ़ता रहा ये जानी कि अगर तू फर्स्ट ना मरला तो कोई रोहित पढ़ावत ना रहे बढ़िया से फर्स्ट मार दे तो भाई बहुत बढ़िया से पढ़ाते रहे तो तार रिजल्ट सब कुछ देखी हो ना देखी बस हो गया देखो अब कितना बढ़िया समझ 2 चैप्टर खत्म हो गए हैं
एकदम बढ़िया से जितना देखो तू अपना दिमाग लगे मत करियो तारा भी एग्जाम में जाना कहते अभी पूरा साल बाकी बा 1 साल बाकी बा 365 दिन बाकी बा आता हम कहते नहीं अगर यही हम गिरफ्तार रही नु सितंबर अक्टूबर से सिलेबस खत्म सितंबर से सिलेबस खत्म हो जाए सोच लो चालू है तो आगे जीवो तो टेम्परेचर बढ़ अभी परीक्षा नजदीक तार होकबे करी खत्म हो जाए नहीं है तू देखिए अप्रैल में तार एग्जाम होई कोई एग्जाम स्कूल में होई मंथली टेस्ट तू देखिए तू कितना तार मजा आई एग्जाम दे में पूछे कैसे मजा आई तारा सब याद बा आ सब लिखा मोबाइल से लिखे तू वैसे ही लिखबो तो कितना मजा आई बस में घुए बात नहीं अरे भैया हमारे हेतिए तो याद कर दे कौन प्रश्न बा 8-9 बजे से जो लिखा था प्रश्न था वो याद है नहीं होई वो रोज पढ़ा बार पढ़ा हो याद ठीक है एक दिन दो बार पढ़ याद जी कुछ करे नहीं के बहुत आसान बा देखो तोहरा दिमाग मत लगाओ पिंटू हमार बात सुनो चुपचाप तू तार चैप्टर 1 चैप्टर 2 खत्म हो गलू खत्म अब तार को पढ़ाई हुई हिंदी शनिचर के अच्छा इतवार सोमवार मंगल बुध बीएफए शुक्र यानी 7 दिन तू का करबा अभी हैं बस कुछ कराएगी नहीं के तू पिंटू भाई तुम इसको कुछ मत करना देखो ये पढ़ाई होगा तुम्हारा चैप्टर 1 2 खत्म हो गया ना 7 दिन आज लेके आज शनिचर है अगले सैटरडे को पढ़ाई होगा संजय को दिमाग मत लगाना चुपचाप हम पढ़ा दिए चैप्टर 1 2 घर पे जाना तुमको तो याद हो गया ना चैप्टर 2 ये तो जाके तुम उनसे अच्छा पूछ लेंगे कोई दिक्कत ना इसको याद करो दूसरा पढ़े मत करना पिंटू हिंदी में दूसरा बुक छूना मत सिर्फ तुम इसको बुक का इस कहानी को पढ़ना इस बुक को पढ़ना और सेट मारना इसमें से ठीक है ना अब कोचा में अगर तुम्हारे पास होगा तो क्या करना तुम प्रीवियस ईयर कोचा में निकलना तुम सेट मारना कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 से कहो दिया है तुमको खुद समझ में आ जाएगा तुम इस बुक को पढ़ोगे ना ये बुक पढ़ो तुमको मजा आएगा सेट मारने में तुम देखना ठीक है ना हाँ इसका करोगे घर पे जाके अभी शाम के जब बैठना ना पढ़ने के लिए उस समय कुछ मत करना एक बार जो ये चैप्टर है हम इसको फोटो खींच ग्रुप में भेज देंगे मतलब इस ठीक है तुम्हारी इच्छा खेलना चाहे कुछ ही करना रोज अच्छा कितना बजे कितना से कितना बजे तक कितना बजे से कितना बजे तक कितना तार रूम स्पेशल बा एगो रूम सबके स्पेशल बा तोहर वो दीपक हो गए हाँ तो मतलब करो तो सुझाई बोल एगो रूम बा ना स्पेशल को रूम बा 7-8 दो ताला पे तो कोई रहते ना होई और तू ऊपर रहेला दीपक के लिए रूम बताओ रूम बा कुछ मत करियो पिंटू चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ियो देखो हम जाई नहीं जब पढ़ते रही ना तू चैप्टर सुन उतना भी टेंशन नहीं खेले 20 घंटा पढ़े ही नहीं बस समझ लो ई मतलब कि हम इतना पढ़ब तार नंबर आ चाहिए खाली तू रिवीजन कर हाथ ना पढ़ दे हमारा हाथ ना आ पढ़ती हो कौन नहीं क्या मतलब हम जब पढ़ते हां हाथ ना याद हो तो मोर पढ़ते लेकिन याद ना वाला तुम छोड़ देना खींच पर उतना तारा पढ़ेंगे त टेंशन ले वही के नहीं के तक हम चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ लेबै नु तू कैसे हमारे याद करके सुनाइयो बस हम तो तू हाँ तू है क्या सुनो हे बुक में से तू चैप्टर 3 मत छुइयो गलती से मत छुइयो सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ियो बस समझ में गइल और चैप्टर 3 कहिया पढ़ लियो जिसे संजय पढ़े तो सुख के पढ़ के आइयो चैप्टर समझ में गइल तब तारा मजा आई पढ़े में अब बुक लेके जरूर कुछ करियो मत आज ज्यादा दिमाग निकलेगा ज्यादा सोचो परेशानी होई ऐसा अप्रैल में तारीख एग्जाम बा अभी से गते रिवीजन करते रह तो कितना मजा आई रिवीजन करबनु बहुते मजा आई पिंटू बहुत आसान बा याद कई ठीक बनू पढ़ी नहीं याद ना होला